पहाड़ों की ढलान पर एक पुराना लकड़ी का बंगला बना हुआ था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, वैसे वैसे वहां का माहौल बेहद भारी और सन्नाटे से भरता जा रहा था। बंगले के बरामदे में निर्वाह बैठा हुआ था। निर्वाह इस दूर दराज बने पहाड़ी बंगले की देख रेख और चौके बर्तन का काम संभालता था। शहर की एक मशहूर रिसोर्ट कंपनी से कुछ कर्मचारी इस बंगले की जांच पड़ताल और मुआयना करने के लिए आए हुए थे। यह बंगला चारों तरफ से इतने घने और विशालकाय देवदार के पेड़ों से घिरा था कि दिन के उजाले में भी यहां सूरज की किरणें जमीन तक बमुश्किल पहुंच पाती थीं। बंगले के ठीक पीछे का जंगल तो और भी ज्यादा भयानक था। वहां ऐसा घना अंधेरा फैला रहता था, मानो वह जंगल अपने सीने में सदियों पुराने किसी खौफनाक राज को छुपाए बैठा हो। धीरज लगातार बंगले के पिछले हिस्से के उसी अंधेरे जंगल की तरफ एकटक देखे जा रहा था। उस घने अंधेरे को देखते ही धीरज के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि घनी झाड़ियों के पीछे छुपा कोई अदृश्य साया उसे लगातार घूर रहा है। तभी निर्वाह ने धीरज से कहा, साहब, रात गहराने लगी है। अपने बाकी साथियों को भी अंदर बुला लीजिए। मैंने रात के खाने पीने का सारा इंतजाम कर दिया है। निर्वाह, तुमने सुबह ही चेतावनी दी थी कि शाम ढलने के बाद जंगल के अंदर कदम भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन वे लोग नहीं माने। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वहां क्या हो सकता है? हां निर्वाह, तुमने मना किया था। मैंने भी जगेश और भैरव को बहुत रोका, लेकिन वे दोनों शाम ढलते ही जंगल का चक्कर लगाने निकल गए। अब तक 2.5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। हे भगवान, अनर्थ हो गया साहब। मैंने चीख चीख कर आप लोगों से कहा था कि ये पहाड़ी जंगल शाम के बाद किसी की जान बख्शने का ठिकाना नहीं है, लेकिन आप शहर वाले हमारी बातों को अनपढ़ गवारों की फालतू बातें समझकर टाल देते हैं। आप लोग हमारी चेतावनियों पर भरोसा क्यों नहीं करते? निर्वाह, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर वे मेरी बात सुनते ही कहां हैं। अब इस घनघोर अंधेरे और इतने विशाल जंगल में हम उन दोनों को ढूंढने कहां जाएंगे? साहब, अब जो भी बात है आप सीधे बड़े बाबू यानी सेठ जी से कीजिए। अगर उन्हें पता चला तो वे क्या करेंगे, आप ही जानिए। बड़े बाबू यानी कंपनी के मैनेजर सेठ जी का नाम सुनते ही धीरज के पसीने छूटने लगे। वे जिस कंपनी में नौकरी करते थे वह बड़े बड़े टूरिस्ट रिसोर्ट बनाने का काम करती थी। आज सुबह ही उनकी पूरी टीम इस वीरान पहाड़ी बंगले पर पहुंची थी। सेठ जी इस प्रोजेक्ट के हेड थे। वे जितने तेज तर्रार और चालाक थे, उतने ही निर्दयी, घमंडी और लालची भी थे। धीरज जानता था कि अगर सेठ जी को यह पता चला कि उनके 2 कर्मचारी लापता हैं, तो वह पूरे प्रोजेक्ट के नुकसान की भड़ास धीरज पर ही निकालेगा। धीरज भारी कदमों से सेठ जी के कमरे की तरफ बढ़ा। धीरज ने कमरे के दरवाजे पर हल्के से 2 बार दस्तक दी। कौन है बे इस वक्त? चैन से 2 घूंट शराब भी पीने नहीं दोगे क्या? क्या आफत आ गई है? सर, वो जगेश और भैरव शाम को जंगल देखने निकले थे। मैंने बहुत रोका था, लेकिन वे नहीं माने। सर, रात बहुत गहरी हो चुकी है और वे दोनों अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। इसमें मैं क्या करूं धीरज? जंगल में घूम रहे होंगे। क्या वो दूध पीते छोटे बच्चे हैं कि मैं हाथ में टॉर्च लेकर उन्हें ढूंढने निकलूं? फालतू की बकवास लेकर मेरे पास मत आया करो। जाओ यहां से। अबे निर्वाह, जो काम तुझे सौंप कर गया था वो पूरा हुआ या नहीं? मालिक, बाहर बैठने और भोजन का सारा प्रबंध कर दिया है, लेकिन मालिक, जगेश साहब जंगल में खो गए हैं। हमें लालटेन लेकर उन्हें ढूंढने जाना चाहिए, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। अबे चुप कर नादान देहाती। तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। इतना कहकर सेठ जी ने मुंह पर ही धड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। उसे अपनी महंगी शराब, ऐश और आराम के अलावा किसी की जान की कोई फिक्र नहीं थी। धीरज और निर्वाह हताश होकर वापस बाहर बरामदे की तरफ लौट आए, लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उनके सामने का नजारा देखकर उनके कदम वहीं जम गए। बाहर बेंच पर एक धुंधला सा साया बैठा हुआ था। धीरज ने डरते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन?
कौन है वहां? वो कोई और नहीं बल्कि भैरव था। भैरव? तू कहाँ गायब था इतनी देर से? और जगेश कहाँ है? वो तेरे साथ ही तो जंगल गया था ना? जगेश तो मुझसे बहुत पहले ही जंगल से बाहर की तरफ निकल आया था। क्या वो बंगले पर नहीं पहुंचा? ये सुनते ही निर्वा की घबराहट दुगनी हो गई। तभी अचानक बंगले की सूखी पत्तियों पर किसी के भारी कदमों की चरमराने की आवाज सुनाई दी। लेकिन यह आवाज जंगल की तरफ से नहीं बल्कि बंगले के पिछले कमरों की तरफ से आ रही थी। सामने से मैनेजर सेठ जी लड़खड़ाते हुए चले आ रहे थे। वे शराब के नशे में पूरी तरह धुत थे और उनका चेहरा गुस्से से लाल था। अबे निर्वा, मेरा बाकी का सामान कहां है बे? इतनी देर क्यों लगा रहा है? जब से ये बंगला बना है कंपनी तुझे फ्री की तनख्वाह दे रही है और तू आज भी वैसा का वैसा कामचोर देहाती ही रहा। मालिक, आप बैठिए, मैं अभी रसोई से सब सामान लेकर आता हूं। निर्वा तेजी से बंगले के अंदर भागा। और तू भैरव कहां मरा पड़ा था इतनी देर से? और धीरज, तू तो कह रहा था कि ये जंगल में गायब हो गया है। सुनो तुम लोग, अगर ये अंधेरे और भूत प्रेत का नाटक करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये सब चालाकी सेठ के सामने नहीं चलेगी। लेकिन सर, जगेश सच में वापस नहीं आया है। वो जंगल में ही कहीं भटक गया है। नहीं आया तो भार में जाए। जो लौटेगा वो काम करेगा, जो मरेगा वो मरेगा। 2 दिन बाद यहां शहर से बड़े बड़े वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। अगर तब तक तुम लोगों का ये नाटक बंद नहीं हुआ तो तुम सबको एक एक लात मारकर नौकरी से बाहर फेंक दूंगा। इतना कहकर सेठ जी धराम से कुर्सी पर जम गए। इसी बीच निर्वा हाथ में कुछ नाश्ता और पानी लेकर आया। धीरज ने हिम्मत जुटाकर सेठ जी से कहा, सर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और भैरव एक बार लालटेन लेकर जंगल में जगेश को ढूंढ आते हैं। निर्वा कह रहा था कि इस पहाड़ी जंगल में रात को रुकना मौत को दावत देना है। कोई कहीं नहीं जाएगा। थोड़ी देर में कुछ और खास लोग आने वाले हैं। अगर तुम लोग जंगल में मटर गश्ती करने चले गए तो उनकी खातिरदारी कौन करेगा? खास लोग? सर ऑफिस से तो सिर्फ हम 3 लोग का ही लेटर आया था। और कौन आने वाला है इस वीरान जगह पर? तुझे सब पंचायती करने की जरूरत नहीं है। वे मेरे पर्सनल मेहमान हैं। और वैसे भी तुम लोग इस जंगल से इतना डर क्यों रहे हो? क्या कोई शेर भालू खा जाएगा तुम्हें? जंगल है तो जानवर तो होंगे ही। सुना है इस पहाड़ी पर बहुत दुर्लभ नीलगाय भी मिलती हैं और आजकल काले बाजार में एक नीलगाय की खाल लाखों रुपए में बिकती है। नीलगाय का नाम लेते ही सेठ जी की आंखें एक दरिंदे की तरह चमक उठीं। उसके चेहरे पर लालच का भयानक भाव आ गया था। निर्वा ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, ऐसा अनर्थ मत बोलिए। नीलगाय हमारे इस पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए बहुत पवित्र और पूजनीय जीव है। कृपया उनके बारे में ऐसा पाप मत सोचिए। अबे ओ देहाती ज्ञानचंद, मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। तू अपना काम कर। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। धीरज और भैरव नीचे जमीन पर बैठ गए। धीरज के मन में कई सवाल उठ रहे थे। सेठ जी आखिर इतनी रात गए इस सुनसान पहाड़ी बंगले पर किन मेहमानों का इंतजार कर रहे थे? तभी निर्वा धीमे और डरावने स्वर में बोलने लगा, साहब, आप लोग जिसे मामूली जंगल समझ रहे हैं, ये पूरा जंगल एक बूढ़े शैतान का इलाका है। बूढ़ा शैतान? कैसा शैतान निर्वा? साहब, इस जंगल के बहुत अंदर एक सदियों पुराना टूटा फूटा खौफनाक खंडहर है। जो भी इंसान गलती से या लालच में उस खंडहर की सीमा में कदम रखता है, वह बूढ़ा शैतान उस इंसान की आत्मा को निचोड़कर उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है। उसके बाद जब वो इंसान वापस आता है तो वो इंसान नहीं रहता। उसकी चाल ढाल, उसकी आंखें, उसका बोलने का तरीका सब बदल जाता है। और फिर रात गहराते ही वो शैतान उसी इंसान के शरीर का इस्तेमाल करके नए शिकार ढूंढता है। अच्छा,
तो तेरे कहने का मतलब है कि जगेश को उस बूढ़े भूत ने अपना शिकार बना लिया है? मालिक, हमारे पूर्वज बताते थे कि कई दशक पहले इस पहाड़ी पर फलते फूलते गांव हुआ करते थे, लेकिन उस बूढ़े शैतान की नफरत ने पूरे के पूरे गांव को शमशान बना दिया। इसीलिए आज कोई भी स्थानीय निवासी इस जंगल की तरफ रुख नहीं करता। भैरव, तू किस रास्ते पर गया था और जगेश तुझसे अलग कैसे हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। जगेश मुझसे पहले ही वापस लौटने की बात कहकर निकल गया था। उसके बाद मैं जंगल के बीच में बने उसी पुराने खंडहर के आसपास घूम रहा था। वहां चारों तरफ झाड़ियां थीं, लेकिन अंधेरा होने पर मैं वापस आ गया। हां, उस खंडहर के पास मैंने एक और बहुत अजीब चीज देखी थी। क्या देखा था बे? साफ साफ बता। और याद रखना, अगर तुमने कोई होशियारी की तो एक फोन पर तुम दोनों को रास्ते पर ला खड़ा करूंगा। सर, उस खंडहर के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे के अंदर कई नीलगाय और उनके छोटे बच्चे छिपे हुए थे। अंधेरे की वजह से मैं सही गिनती नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही मेरे कदमों की आहट हुई, वे सब सरसराते हुए झाड़ियों में भाग गए। नीलगाय का ठिकाना। ये शब्द सुनते ही सेठ जी के सिर से शराब का नशा पल भर में हिरण हो गया। वो झटके से अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। निर्वा, लालटेन उठा। और धीरज, भैरव, तुम दोनों मेरे साथ चलो। मुझे अभी के अभी वो गड्ढा देखना है। सर, क्या आप पागल हो गए हैं? इतनी रात को इस घने डरावने जंगल के अंदर जाना मौत के मुंह में कूदने जैसा है। तभी बंगले के मुख्य फाटक पर एक काली जीप आकर रुकी। गाड़ी की तेज लाइटों ने पूरे बरामदे को चकाचौंध कर दिया। जीप का दरवाजा खुला और उसमें से एक खतरनाक दिखने वाला आदमी बाहर निकला। उसके कंधे पर बंदूक लटकी हुई थी और हाथ में शिकार के भारी हथियार थे। सेठ जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अरे आओ आओ चौधरी साहब, मुझे तो लगा कि तुम आज रात आओगे ही नहीं। रास्ते में पुलिस की गश्त थी, इसलिए देर हो गई। काम की बात करो सेठ, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है। अगर 3 दिनों के अंदर मुझे नीलगाय की खालों की डिलीवरी नहीं मिली तो याद रखना सेठ जी, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। और जो 5 लाख रुपए एडवांस लिए हैं वे भी ब्याज समेत वापस लूंगा। धीरज के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अब सारा माजरा धीरज की समझ में आ चुका था। सेठ जी कोई मामूली मैनेजर नहीं था, बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करों के साथ मिला हुआ था। उसने इस वीरान पहाड़ी बंगले का इस्तेमाल अवैध शिकार और खालों की तस्करी के लिए चुना था। सुनो तुम दोनों, अब सीधे सीधे कान खोलकर सुन लो। जंगल में जहां तुमने नीलगाय का बिल देखा है, चुपचाप हमें वहां ले चलो। काम पूरा होने के बाद जितना पैसा मांगोगे उतना मिलेगा। लेकिन अगर इस बात की भनक किसी तीसरे बंदे को लगी या किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो दोनों को इसी जंगल में कुत्ते की मौत मारूंगा। मालिक, भगवान के लिए ये पाप मत कीजिए। नीलगाय को मारना इस पहाड़ी के देवता को नाराज करना है। ये बूढ़ा शैतान आप में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सेठ, इस देहाती बुड्ढे को साथ ले जाना मुसीबत है। चौधरी, इस निर्वा का इंतजाम मैं खुद करता हूं। चल निर्वा, अंदर चल। सेठ जी निर्वा को घसीटते हुए बंगले के अंदर एक सुनसान कमरे में ले गया। कुछ ही पलों बाद कमरे का दरवाजा बंद होने और निर्वा की दबी हुई चीख की आवाज आई। फिर सेठ जी अकेले बाहर निकला और दरवाजे पर ताला जड़ दिया। धीरज का कलेजा कांप उठा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि सेठ जी ने निर्वा के साथ कुछ बहुत बुरा किया है। आगे आगे भैरव रास्ता दिखा रहा था। उसके पीछे धीरज डर से कांपता हुआ चल रहा था। उनके पीछे लोहे की भारी रॉड लिए सेठ जी और हाथ में लोडेड बंदूक लिए वो खूंखार शिकारी चौधरी चल रहे थे। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों के नीचे टूटने वाली सूखी पत्तियों की आवाज भी किसी धमाके की तरह गूंज रही थी। चलते चलते वे बंगले से काफी दूर जंगल के सबसे घने और वीरान हिस्से में पहुंच गए। अचानक भैरव के कदम एक पुरानी आधी धई हुई पत्थर की इमारत के सामने जाकर रुक गए।
ये वही खौफनाक पहाड़ी खंडहर था। इमारत की छत सालों पहले गिर चुकी थी। दीवारों पर काली काई और अजीब से तांत्रिक निशान बने हुए थे। भैरव बिना कुछ बोले उस अंधेरे खंडहर के अंदर दाखिल हो गया। मजबूरी में धीरज कांपते कदमों से खंडहर की टूटी दीवारों के बीच आगे बढ़ा। चारों तरफ खून जैसी अजीब सी बदबू फैली हुई थी। धीरज जैसे ही खंडहर के मुख्य आंगन में पहुंचा, तभी अचानक पेड़ के पीछे से एक बदहवास साया बाहर निकला और सीधे धीरज से टकरा गया। लालटेन की रोशनी में देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि जगेश था। जगेश का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। उसकी आंखें खौफ के मारे फटी हुई थीं। जगेश ने कांपती हुई उंगली उठाई और सीधे भैरव की तरफ इशारा किया। जगेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक भैरव का पूरा शरीर बड़ी अजीब दिशाओं में टूटने और कांपने लगा। यह नजारा देखते ही सेठ जी और शिकारी चौधरी के हाथ से हथियार छूटने लगे। वे खौफ के मारे 2 कदम पीछे हटे। अगले ही पल भैरव की चमड़ी फटने लगी और उसके भीतर से एक विकराल लाल आंखों वाला खौफनाक साया बाहर निकला। ऊपर बरगद के पेड़ से एक भारी साया छलांग लगाकर सीधे सेठ जी के सामने गिरा। अगली सुबह का उजाला पहाड़ी पर फैल चुका था। लकड़ी के उसी बंगले के बाहर बरामदे में धीरज, जगेश, निर्वा, जिसे पुलिस ने कमरे से सही सलामत निकाल लिया था, और गांव के एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। रात में ही धीरज और जगेश किसी तरह भागकर मुख्य सड़क पर पहुंचे थे और पुलिस को खबर कर दी थी। वन अधिकारियों ने तस्कर शिकारी चौधरी को गिरफ्तार कर लिया था और सेठ जी का शव उसी खंडहर के पास से बरामद हुआ था। बरामदे में निर्वा ने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा, आप तो बरसों पहले इसी बंगले में देखरेख का काम करते थे, फिर आप अचानक सब कुछ छोड़कर इस पहाड़ी से भाग क्यों गए थे? इस खंडहर का सच क्या है? बाबू, लोग कहते हैं कि इस पहाड़ी जंगल में प्रेत का साया है, लेकिन सच्चाई उस प्रेत से भी 1000 गुना ज्यादा खौफनाक और कड़वी है। आज से लगभग 40-50 साल पहले इस जंगल के बीच बने उसी मकान में एक तांत्रिक आदमी रहता था। दिन के उजाले में वह बिल्कुल आम इंसानों की तरह सीधा सादा दिखता था, लेकिन जैसे ही रात ढलती वह उस गुप्त खंडहर में जाकर काला जादू और नरभक्षी साधनाएं करता था। उसका बस एक ही पागलपन था, अमर होना, मौत को हराना। फिर क्या हुआ बाबा? फिर धीरे धीरे आसपास के गांवों से निर्दोष लोग गायब होने लगे। बाद में पता चला कि वह पाखंडी तांत्रिक लोगों को बहला फुसलाकर उस खंडहर में लाता था और उन पर खौफनाक तांत्रिक क्रियाएं करके उनकी बलि चढ़ा देता था। एक दिन एक छोटा सा लड़का किस्मत से उसकी कैद से छूटकर भाग निकला। उसने गांव में आकर पूरा सच उगल दिया। अगले ही दिन पूरा गांव लाठी काठियां और मशाले लेकर उस खंडहर पर एक अधजली लाश के सामने वहां चारों तरफ मासूम इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ रहा था। गुस्से में पागल गांव वालों ने उसे उसी कमरे में बंद करके जिंदा आग के हवाले कर दिया। लेकिन जब वह तांत्रिक आग में धू धू कर जल रहा था, तब वह दर्द से चीख नहीं रहा था, बल्कि वो वैश्यों की तरह जोर जोर से हंस रहा था। जलते जलते उसने पूरे गांव को बद्दुआ दी थी। तुम लोग सिर्फ मेरे इस नश्वर शरीर को जला सकते हो, मेरी आत्मा को कभी नहीं मिटा सकते। मैं इस जंगल में हमेशा जिंदा रहूंगा, और जो भी इस खंडहर की सीमा में आएगा उसका शरीर मेरा होगा। उस दिन के बाद उसकी लाश तो कभी नहीं मिली, पर जो भी उस खंडहर के अंदर गया वो कभी इंसान बनकर वापस नहीं लौटा। लोग आज उसी तांत्रिक की आत्मा को बूढ़ा शैतान कहते हैं। बुजुर्ग की बात सुनकर वहां कई मिनटों तक एक गहरा और खौफनाक सन्नाटा छाया रहा। उस एक रात ने धीरज और जगेश की सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। वे समझ चुके थे कि प्रकृति और पुरानी शक्तियों से खिलवाड़ करने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। लेकिन ये पहाड़ी जंगल आज भी उतना ही घना है, और न जाने इस जंगल के सीने में आज भी ऐसे कितने खौफनाक राज दफन हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है।